हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 13। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की रचना, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि, ट्रांसफार्मर से ऊर्जा की हानि और उससे बचने के उपाय। और उसके बाद लास्ट में इस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को भी करेंगे। तो शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की परिभाषा बहुत आसान है। ट्रांसफार्मर का मतलब होता है यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करती है। ट्रांसफार्मर की एक विशेषता और भी है कि ट्रांसफार्मर अगर प्रत्यावर्ती विभव को चेंज करता है, चेंज करने से मतलब यह है कि या तो वोल्टेज को बढ़ाता है और या तो घटाता है, दोनों काम करता है। ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। लेकिन दूसरी चीज इससे महत्वपूर्ण यह है कि जब वोल्टेज को बढ़ाता है तो धारा के मान को कम कर देता है, यानी और जब वोल्टेज को बढ़ाता है धारा को कम कर देता है, और जब वोल्टेज को घटाता है तो धारा को बढ़ा देता है। ये दोनों काम होते हैं इसमें कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जब बढ़ाएगा तो धारा का मान कम हो जाएगा, जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है तो धारा का मान बढ़ जाता है, यानी धारा को भी परिवर्तित करता है। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये एक ऐसी युक्ति है, विद्युत युक्ति है, जो प्रत्यावर्ती विभव अथवा धारा को परिवर्तित करने के काम आता है। अब परिवर्तित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम क्यों परिवर्तित करते हैं। तो परिवर्तित करने से मतलब है कि जब हम किसी भी वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा का मान कम हो जाता है, और जब धारा का मान कम हो जाता है तो जो धारा प्रवाहित होती है किसी तार में, तो उस तार का अपना कुछ प्रतिरोध होगा, तो उस तार से बहने वाली धारा का स्क्वायर इंटू आर, इतनी ऊर्जा प्रति सेकंड, ये उसकी जो शक्ति है, या अगर टी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इतनी ऊर्जा उससे टी सेकंड में खर्च हो जाती है। तो अगर मान लेते हैं कहीं पावर हाउस से विद्युत उत्पन्न की जाती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, और उसको अगर घरों में जरूरत हमको 220 वोल्ट की है, तो 220 वोल्ट की सप्लाई अगर पावर हाउस से की जाएगी तो तारों में जो करंट होगी बहुत ज्यादा होगी, और जब ज्यादा होगी करंट, आई का मान ज्यादा होगा, तो ई यानी जो उससे जो लाइन लॉस है, यानी ऊर्जा का जो नुकसान है पावर हाउस से नगरों या शहरों तक आने में, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए तरीका अपनाते हैं कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो धारा का मान कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से वोल्टेज को बढ़ा देते हैं जिससे धारा का मान कम हो जाए। धारा का मान कम हो जाएगा तो जो लाइन लॉस हो रहा है रास्ते में पावर हाउस से शहरों तक आने में, तो वो बच जाए। तो इसको बचाने के लिए उसमें हम लोग वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अब वोल्टेज को बढ़ाने से धारा का मान क्यों घट जाता है, इसके लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए इसमें E इक्वल टू होता है वी आई, जितनी शक्ति उत्पन्न हो रही है वो तो कांस्टेंट है। मान लो किसी पावर हाउस से 1000 मेगावाट की शक्ति उत्पन्न हो गई, तो अब उसको भेजना है हमको, तो भेजने के लिए क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया। अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारा का मान घट जाएगा, यानी अगर P अगर कांस्टेंट है, यानी P अगर नियत है, तो V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/I की। तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे धारा का मान घट जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से धारा का मान घट जाता है। अभी हम और इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे, जब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तब। तो मेन हमारा उद्देश्य है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा दे तो धारा का मान कम हो जाए, और धारा का मान कम हो जाए तो जो तारों से होकर बहने वाली जो विद्युत ऊर्जा है उसमें ऊष्मा के रूप में क्षय कम से कम हो, ठीक है। और जब जहां जरूरत हमको 220 वोल्ट की, तो फिर वहां दूसरा ट्रांसफार्मर लगा कर उसको घटा लिया जाता है, ठीक है ना। तो घटाते हैं तो धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर कार्य के हिसाब से दो प्रकार का होगा। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाए, और जो वोल्टेज को बढ़ाएगा उसे कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर।
और जो वोल्टेज को घटाता है वो कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या उसको कहते हैं हिंदी में अपचाई ट्रांसफार्मर। तो कार्य के हिसाब से ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हो गए। जो गली मोहल्लों में रखे रहते हैं ट्रांसफार्मर वो सब वोल्टेज को घटाते हैं, यानी वो सब अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, क्योंकि जो भी पावर सप्लाई होती है वो 11,000 44,000 इस टाइप वोल्टेज की सप्लाई की जाती है। और जब शहरों में आकर के जहाँ घरों में सप्लाई दी जाती है तो हमको ज़रूरत है 220 वोल्ट की, तो उस 11,000 को घटा करके हम 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या किया इसने, वोल्टेज को घटाया। तो घटाया इसका मतलब वहाँ पर ट्रांसफार्मर ऐसा यूज करेंगे जो अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। और पावर हाउस में वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत पड़ती है कि वोल्टेज का मान बढ़ा दें, धारा का मान कम हो जाए, तो वहाँ पर उच्चाई ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो पावर हाउस में जहाँ विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वहाँ उच्चाई ट्रांसफार्मर होते हैं, और जो शहरों गली मोहल्ले में जो लगे होते हैं वो सब अपचाई ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब उनके कार्य दो हो गए, बढ़ाने का घटाने का। तो कार्य के हिसाब से ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, नंबर एक उच्चाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया, वो ट्रांसफार्मर जो निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को, यानी निम्न विभव यानी अगर कम विभव है तो धारा कैसे होगी, प्रबल होगी, ठीक है ना, को उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। समझ आ रहा है। ये तो हो गया ऊंचाई ट्रांसफार्मर की विशेषता। अब चाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये उच्च विभव को कम कर देगा। तो जो परिभाषा ऊंचाई ट्रांसफार्मर उसका उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, वह ट्रांसफार्मर जो उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये तो ट्रांसफार्मर के प्रकार हो गए, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हो गए, ठीक है ना। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका जो सिद्धांत है वो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है। अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत तो आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत का क्या मतलब होता है कि जब दो कुंडलियां पास पास रख करके एक में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो दूसरी कुंडली जो उसके पास रखी हुई है उसमें अपने आप एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो यही सिद्धांत ट्रांसफार्मर का भी है। इसमें भी दो कुंडलियां होती हैं और दोनों कुंडलियों को एक ही प्रोड पर लपेट करके बनाया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग होती है पर प्रोड एक ही होती है। एक प्रोड पर अलग अलग दो कुंडलियां तांबे के तार लोगों को लपेट करके बनाते हैं हम लोग। तो इसकी रचना हम लोग पढ़ लेते हैं कि रचना क्या है, ठीक है। तो रचना हम लोग इसकी लिखवा भी देंगे थोड़ी क्या है रचना की, और उसको रचना को चित्र द्वारा भी हम उसको बताएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए पहले, ट्रांसफार्मर क्या है और किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर का यूज है सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए, और वोल्टेज घटाने बढ़ाने से धारा का मान भी घटता बढ़ता है। वोल्टेज बढ़ाने से धारा का मान घट जाता है, और जब वोल्टेज को जब हम घटाते हैं तो धारा का मान बढ़ जाता है। तो दोनों काम करता है, ठीक है ना। लेकिन एक और काम है जो शक्ति का प्रवर्धन नहीं करता है। ट्रांसफार्मर जो है कभी भी पावर का एम्प्लीफिकेशन नहीं करता है। जितनी इनपुट में लगाएंगे उतनी ही मिलती है, बल्कि और कम हो जाती है। लाइन लॉस यानी ऊर्जा का जो नुकसान होता है वो इनपुट लगाने से आउटपुट मिलते मिलते कुछ कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है वो भी हम लोग जानेंगे, और उसको कैसे बचाया जा सकता है। एकदम 100% तो कोई भी ट्रांसफार्मर इनपुट पावर को आउटपुट पावर में नहीं निकालते हैं। कुछ न कुछ ऊर्जा का नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन तब भी अभी तक 99% एफिशिएंसी वाले दक्षता वाले ट्रांसफार्मर बनाए जा चुके हैं, ठीक है ना। तो लेकिन तब भी कुछ न कुछ ऊर्जा का लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है उसके कारण भी हम लोग जानेंगे, और उससे कैसे हम लोग कम कर सकते हैं लाइन ऊर्जा के लॉस को, वो भी हम लोग जानते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसकी हम लोग रचना करते हैं। तो रचना में
इसमें नर्म लोहे का आयताकार अथवा गोलाकार पतलित लौह क्रोड होता है। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, रचना पहले साथ देख लीजिए। इसको बनाने का तरीका ये है, आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसा हम बना रहे हैं से उस तरीके से बनाने का प्रयास करें तो आसानी से ये बनाना सीख जाएंगे। पतलित लौह क्रोड बनाने का मतलब इतनी मोटी तो क्रोड हो गई हमारी, लेकिन उसको बनाया कैसे गया है, पतली पतली पट्टियों को जोड़ करके इसको बनाते हैं। ये जो लाइन दिख रही है ये पतली पतली पट्टियां हैं जिनको एक के ऊपर एक रख करके बनाया गया है। ऐसे इसके अंदर भी दिखेगा हमको, बीच में खाली जगह होती है। इस प्रकार मतलब एक के ऊपर एक रख करके इस तरीके का एक आयताकार हम बना रहे हैं। इसको गोलाकार भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये पतलित लौह क्रोड हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक इसी क्रोड पर दो कुंडली लपेट जाती हैं। एक कुंडली इसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। ये इसमें फेरे लपेटे गए ऐसे। एक यहाँ से इसका तार निकला हुआ है और एक यहाँ से इसका तार निकला है, और दूसरी तरफ एक दूसरी कुंडली लपेटी जाती है। एक तरफ फेरों की संख्या कम और एक तरफ अधिक रखते हैं। दोनों तरफ फेरों की संख्या बराबर नहीं होती है। इस प्रकार से इसके दोनों कुंडलियों के सिरे हम बाहर निकाल देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको एक जो कुंडली होती है उसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, यानी ये वाली जो कुंडली हमारी कैसी है, प्राथमिक कुंडली। और दूसरी वाली जो लपेटी हमने वो द्वितीय कुंडली है। ये इसकी रचना है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इसकी रचना कर लेते हैं। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि हम किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे लपेटते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो रचना इसके इस पर लिख लेंगे हम लोग। इसमें नर्म लोहे का आयताकार अथवा गोलाकार पतलित क्रोड होता है। इस क्रोड पर तांबे के तारों की अलग अलग दो कुंडली लपेटी जाती है। एक कुंडली हमने यहाँ लपेटी, जहां फेरों की संख्या कम होती है वो तार मोटा लिया जाता है। ये हम लोग उसमें अभी आगे लिख देंगे इस बात को। जहां फेरों की संख्या कम होगी उसको तार मोटा लेंगे, जहां फेरों की संख्या अधिक होगी उसमें तार पतला लेते हैं। उसका कारण भी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। इसमें से एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी को द्वितीय कुंडली कहते हैं। दो कुंडलियां हमने लगा ली इस क्रोड पर, एक को प्राथमिक कहेंगे दूसरे को द्वितीय कहेंगे। अब उसमें देखो आगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में मोटे तारों के कम फेरे, यानी अगर हम प्राथमिक कुंडली की बात करें, अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर अगर बनाना है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर अगर बनाएंगे तो प्राथमिक कुंडली में मोटे तारों के कम फेरे लपेटे जाएंगे, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। ये हमारा एक तरीके से ऊंचाई ट्रांसफार्मर का चित्र है ये,
इसमें कम फेरे दिख रहे हैं हमको, मोटे तार भी दिख रहे हैं, इसमें अधिक फेरे दिख रहे हैं, पतला तार दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली मोटे तारों कम फेरे, द्वितीय कुंडली में पतले तारों के अधिक फेरे होते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा अपचाई वाले में, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में पतले तारों के अधिक फेरे तथा द्वितीय कुंडली में मोटे तारों के कम फेरे होते हैं। तो ये जो चित्र दिख रहा है इसको हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। अब इस समस्या ये इसमें ये है कि एक तो बना दिया, अगर कहीं सर्किट में दिखाना होता तो हम ऐसा नहीं दिखाते हैं। उसका तरीका है कि प्रतीक चिन्ह भी इसके हैं ट्रांसफार्मर के, इस प्रकार से बना देते हैं। जैसे अगर हमको ऊंचाई ट्रांसफार्मर दिखाना है तो कम फेरे प्राथमिक कुंडली में, ये इसके क्या है, ये प्रतीक है ट्रांसफार्मर के। और क्रोड को हम चिन्ह द्वारा यहाँ पर लाइन द्वारा दिखा देते हैं, क्रोड लगी हुई है। और द्वितीय कुंडली में तार के अधिक फेरे लगे दिए जाते हैं। इससे पता चल जाता है ये ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफार्मर है हमारा। कैसा ट्रांसफार्मर हो जाएगा? ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया। और अगर हम इसका उल्टा कर दें, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें और द्वितीय कुंडली में फेरों संख्या, बीच में तो क्रोड बना दीजिए ये, और इसमें फेरों संख्या क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये द्वितीय कुंडली हो गई और ये बन जाएगा हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। जब भी किसी परिपथ में दिखाते हैं तो हम लोग इसी प्रकार का चित्र दिखाया जाता है ट्रांसफार्मर का। ऐसा चित्र दिखाते हैं जब स्पेशली ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे होते हैं तब हम ऐसा चित्र दिखाते हैं जो यहाँ पर हमने बनाया है क्रोड से। ये अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्या है? ट्रांसफार्मर के प्रतीक चिन्ह है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ये इसका ओरिजिनल चित्र है जैसा कि ट्रांसफार्मर बना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है इसको पटलित क्यों करते हैं? पटलित करने से मतलब यहाँ पर यह है कि पटलित करने से इसमें भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। भंवर धाराएं कम उत्पन्न होंगी तो जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का लॉस है वो बचाया जा सकता है, ठीक है ना। और मोटे पतले तारों को भी हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं ताकि ऊष्मा का जो क्षय है, उस ऊष्मा के रूप में जो क्षय हो रहा है विद्युत ऊर्जा का, वो कम हो जाए। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये तो इसकी रचना हो गई। अब इसके पढ़ते हैं हम लोग कार्य विधि। सो नोट कर लीजिए पहले कि कार्य विधि इसके बारे में पढ़ा जाए। तो इसकी कार्य विधि इस प्रकार से है कि जिस प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करना होता है, परिवर्तित करने से जिस प्रत्यावर्ती को बढ़ाना या घटाना है तो उसको हम हमेशा प्राथमिक कुंडली में लगाते हैं। बस ट्रांसफार्मर को चेंज करते हैं। अगर बढ़ाना है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा और अगर घटाना है तो अपचाई ट्रांसफार्मर लगाएंगे, लेकिन जिसको परिवर्तित करना होता है उसको हमेशा प्राथमिक कुंडली में ही लगाते हैं। तो प्राथमिक कुंडली हमने इस फिगर को दोबारा यहाँ पर बनाया हुआ है, उसमें वीडियो में कुछ कट रहा था वैसे यहाँ बनाया है। तो इसमें ये जो प्राथमिक कुंडली है उसमें हम ये प्रत्यावर्ती लगाएंगे जिसको चेंज करना है, यानी कह सकते हैं ये हमारा क्या है? निवेशी। निवेशी मतलब इनपुट इधर लगाना और आउटपुट में क्या मिलेगा हमको? द्वितीय कुंडली में। तो द्वितीय कुंडली में हमको यहाँ पर आउटपुट मिलता है, आउटपुट मीन्स निर्गत। निर्गत वोल्टेज हमको द्वितीय कुंडली में और इनपुट लगाते हैं प्राथमिक कुंडली में। तो होगा क्या? जैसे ही हम निवेशी सिग्नल को लगाते हैं प्राथमिक कुंडली में तो चूंकि प्रत्यावर्ती सिग्नल होता है, ट्रांसफार्मर हमेशा प्रत्यावर्ती वोल्टेज पे काम नहीं करता, ब्रेस्ट वोल्टेज पे कभी भी काम नहीं करता है, ठीक है ना। ये पॉइंट को ध्यान रखना है
कि ट्रांसफार्मर हमेशा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ही परिवर्तित करता है, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज में ही काम करता है, निर्दिष्ट वोल्टेज में काम नहीं करता है। तो जब हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ लगाएंगे तो प्रत्यावर्ती विशेषता क्या होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान तो चेंज होता है समय के अनुसार, और उसकी दिशा भी बदलती रहती है और परिमाण भी बदलता है, और फिर उसी दिशा में पुनरावृत्ति होती है। तो इसका मतलब उसका जब वोल्टेज चेंज होगा तो धारा का मान चेंज होगा, यानी प्रत्यय धारा उत्पन्न हो जाएगी इसमें। जब प्रत्यय धारा जब उत्पन्न होगी तो धारा का मान चेंज होगा। तो जब धारा का मान जब चेंज होगा तो जानते हैं कोई भी कॉइल अगर है उसमें धारा का मान चेंज अगर होता है तो हम लोग जानते हैं, फार्मूला निकाल चुके हैं, कुछ याद अगर आ रहा हो, अगर कोई भी कॉइल है और उस कॉइल में अगर धारा प्रवाहित हो रही आई, इस पेड़ों की संख्या है एकांक लंबाई में n, ठीक है ना, तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। ये भावना पढ़ा है हम लोगों ने कहीं। कोई भी कुंडली है उसके अक्ष के अनुदिश कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसका मतलब धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कुंडली है, कुंडली लपेटी गई है तो कुंडली में इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब चूंकि प्रत्यावर्ती धारा है तो प्रत्यय धारा इसका मतलब आई चेंज होगा तो बी का मान भी चेंज हो जाएगा, और बी अगर चेंज होगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी चेंज होगा। चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी इंटू ए, हम लोग पढ़ चुके हैं। जब बी का मान चेंज होगा तो फाई का मान चेंज होगा, और अगर फाई का मान चेंज होगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये फैराडे का नियम है। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका मान कितना होता है, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जब इसमें हम परिवर्ती विद्युत विभव जब लगाया जाएगा तो उसमें एक धारा उत्पन्न होगी, प्रत्यय धारा उत्पन्न होगी, प्रत्यय धारा उत्पन्न होगी तो इससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब उस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, जो कोई भी कॉइल है अगर उसमें बल रेखाओं संख्या की बात करें, मान लो कॉइल, ये एक कॉइल की बात करो समझ में आएगा, ये कॉइल है, उस कॉइल में धारा ऐसी प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इस पर बल रेखाएं इससे गुजरती हैं। बल रेखाएं जब गुजरेंगी इसमें तो एकांक क्षेत्रफल से उसके लंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है उसको कहा जाता है फ्लक्स रेखाएं, ठीक है ना। यानी कि सिंपली कह सकते हैं कि जो बल रेखाएं गुजर रही हैं, जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं वो कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स है। दो बल है दो चुंबकीय फ्लक्स हो गया, तीन गुजरेंगे तीन चुंबकीय फ्लक्स हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब चुंबकीय फ्लक्स जब चेंज होगा, यानी जब धारा का मान घटे बढ़ेगा तो धारा का मान घटे बढ़ेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं संख्या भी घटे बढ़ेगी। तो बल रेखाओं संख्या मतलब किसी क्षण यहाँ से इस चक्र यहाँ पर समझ लेगा, देखो जरा यहाँ पर एक कॉइल ऐसे दिख रही है, वो जो पिछला वाला दिख नहीं रहा है, इसके पीछे वाला ये कॉइल है, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए कि कॉइल को ऐसे लपेटा गया है, एक कॉइल से मान लो एक बल रेखा गुजरी यहाँ से और घूम करके वो कहाँ पहुंच जाती है, दूसरे वाले कुंडली में। ऐसे करके एक बल रेखा हो गई, फिर दूसरी बल रेखा, ये तो है जिसका वैसा, तीसरी चौथी सब बहुत सारी बल रेखाएं होंगी। मान लेते किसी समय दो बल रेखाएं यहाँ से निकली और वो घूम करके कहाँ पहुंच जाती हैं, होती है कुंडली में। तो एक कॉइल से कितना बल चुंबकीय फ्लक्स, एक कॉइल से दो निकलेंगी तो यहाँ पर एक कॉइल से दो एंट्री करेंगी, ठीक है ना। टोटल चुंबकीय फ्लक्स तो अलग होगा, लेकिन एक कॉइल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, वो अब दोनों तो सेम होगा कि नहीं। अगर दो बल रेखाएं इस वाले कॉइल से अगर इस वाले फेरे से निकल रही है तो दो इस वाले फेरे में एंट्री कर रही है यहाँ पर। इसका मतलब एक फेरे से जितना चुंबकीय बल रेखा निकलती है वो दूसरे वाले कुंडली से एक फेरे प्रवेश करती हैं। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स तो सेम होगा, लेकिन टोटल चुंबकीय फ्लक्स अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें फेरों का कम है इसमें ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर हम फाई मान लें और प्राथमिक कुंडली फेरों संख्या मान लेते हैं NP है, यहाँ पर क्या मान लिया जाए NP, और यहाँ पर क्या मान लिया जाए फेरों संख्या NS, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो NP और NS मान लिया, ठीक है।
तो जब एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमने मान लिया है फाई है, तो उस कुंडली एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा। तो एक कुंडली यानी एक जो टर्न बना हुआ है, एक जो कह सकते हैं फेरा जो बना हुआ है तार का, उससे तो हमने मान लिया है फाई है, तो टोटल से कितना होगा भाई। एक से फाई है तो टोटल में कितना हो जाएगा भाई, एक से अगर फाई है तो टोटल में क्या हो जाएगा इंटू एन पी इंटू फाई, इतना तो होगा। ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा जो प्राथमिक कुंडली से गुजरता है। और इस पर कितना होगा टोटल फ्लक्स, एक से तो फाई गुजर रहा है, दूसरे से कितना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एनएस है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है ना। तो इतना प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, जबकि फाई क्या है एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ पर एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स तो सेम होगा दोनों में, लेकिन फेरों संख्या अलग होने के कारण टोटल जो चुंबकीय फ्लक्स होगा द्वितीय कुंडली में कितना हो जाएगा एनएस इंटू फाई। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, तो इसको आप देख लीजिए कि इसकी कार्यविधि को हम लोग क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान है, बस उसको समझ करके आपको तैयार करना है। जिस प्रत्यवर्ती विभव उपयोग करना होता है उसे ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में लगाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण अगर धारा लगातार परिवर्तित होगी तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तो फैराडे का जो नियम है, विद्युत चुंबकीय का जो नियम है फैराडे का, जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का, उसके नियम के अनुसार उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, किसमें द्वितीय कुंडली जो उसके उसी में दूसरी कॉइल लटकी हुई है, इस वजह से, ठीक है ना। तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब कितना मान होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो क्या लिखा हमने, जिसका मान दोनों कुंडलियों की फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। दोनों फेरों की संख्या बराबर तो होती नहीं, एक में फेरों की संख्या कम होती है, एक में ज्यादा होती है। जैसा फेरों संख्या हो उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाता है। अब फार्मूला क्या बनेगा, इसमें न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ती है, तो फार्मूला क्या होगा, कार्यविधि तुम्हारी सिंपल सी इतनी है, ठीक है ना। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग, तो माना प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली में तार की फेरों संख्या क्रमशः एनपी और एनएस है। यदि प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर फाई है तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या लिखेंगे हम लोग, एन ई पी बराबर माइनस क्या हो जाएगा फार्मूला, एन पी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा, ये हो जाएगा कि नहीं भाई। मेन फार्मूला तो हमारे पास होता है E इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। प्राथमिक कुंडली की बात करें टोटल फ्लक्स कितना है प्राथमिक कुंडली में, एनपी इंटू डेल्टा फाई, तो यहाँ रखो इस जगह। प्राथमिक कुंडली की बात करेंगे तो फाई पी हो जाएगा, तो फाई पी का मान जब यहाँ से रखोगे तो एन पी इंटू फाई, एन तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स से बाहर हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा ये, ठीक है ना। माइनस चिन्ह बताता है जो लेंज लॉ है उसके अनुसार चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, ये लेंज चिन्ह बताता है। इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली में कितना हो जाएगा, समझ में आ गया ना। ये इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कैसे आ गया है, टोटल फ्लक्स हमारा है एन पी इंटू फाई। अब जब यहाँ पर हम रखेंगे टोटल फ्लक्स का मान, तो एन कांस्टेंट है उसको बाहर हो जाएगा, एन पी बाहर हो गया, तो डेल्टा फाई और डेल्टा टी बचेगा, वो यहाँ लिखा हमने, ठीक है ना। तो आप समझदार हैं। उसके बाद द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा वो उसको लिख सकते हैं ई एस बराबर माइनस इसी प्रकार से एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा,
इसमें हम ये वाली वैल्यू लगा करके यहाँ पर इसको ये इक्वेशन बना सकते हैं। इसको डाल इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डाल इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे किया जाए। और नोट कर लिया। दसना में हमने जो चित्र पहले बनाया था उसको बना लें। इसमें तो बहुत कंजेस्टेड हो गया है, इसको समझने के लिए है केवल, इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, केवल इसको कार्य समझने के लिए हमने इतना इसको बना दिया है। अब क्या करें हम, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर भाग देने भाग दे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ES अपान EP इक्वल टू लिख सकते हैं NS अपान NP। भाग देने से दिया जाएगा, इसको हम मान लेते हैं बराबर R, इस अनुपात। इस जहां R जो है इसका एक नाम दिया गया है, जहां R को परिणमन अनुपात, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। अब देखो यहाँ समीकरण से क्या पता चल रहा है हमको, इसको क्वेश्चन में डाले जाएगी। क्वेश्चन नंबर ऊंचाई ट्रांसफार्मर के, एक नंबर में एग्जाम पूछा भी गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए R इज ग्रेटर देन 1, और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, अपचाई के लिए ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, अपचाई के लिए R इज लेस देन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स, अगर अपचाई ट्रांसफार्मर होगा तो सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या क्या होगी, कम होगी, प्राइमरी में ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो जब डिवाइड करेंगे तो 1 से कम वैल्यू हो जाएगी, तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। अब क्लियर हो रही है, तो ये एक नंबर में याद रखना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए R इज ग्रेटर देन, और ट्रांसफार्मर के लिए R इज लेस देन। ठीक है, नोट कर लो जरा इसमें। अब जरा बात हो जाए धारा की, अभी तक तो वोल्टेज की बात हो गई, अब जरा धारा, तो मान लेते हैं जब विद्युत भाग उत्पन्न होगा और ये परिपथ अगर क्लोज है, जो कॉइल हमारे अगर बंद परिपथ है उसमें धारा भी प्रवाहित होगी। तो मान लेते हैं कि यदि प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित धारा क्रमशः IP व IS है, ये मान लेते हैं। यदि प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित धारा क्रमशः IP व IS है, तथा
तथा शक्ति क्षय शून्य है, तथा शक्ति क्षय शून्य है। शक्ति क्षय का मतलब भाई तार यहाँ लपेटेंगे तो कुछ ऊर्जा यहाँ पर खत्म हो जाएगी, थोड़ी बहुत ऊर्जा यहाँ पर खत्म हो जाएगी, जो आउटपुट मिलेगी उसमें ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है ना, पावर उसकी जो है वो कम हो जाती है। अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तभी ये आगे वाली कंडीशन लागू होगी, ट्रांसफार्मर आइडियल होगा। आइडियल का मतलब जितनी पावर इनपुट में लगाए वो पूरी हमको आउटपुट में मिले, यानी उसकी जो दक्षता है वो 100% हो। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन तब भी हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर की बात यहाँ पर कर रहे हैं भी। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि शक्ति क्षय अगर शून्य है तब क्या होगा, शक्ति अगर क्षय शून्य होगा तो जो शक्ति प्राथमिक कुंडली की होगी वही शक्ति द्वितीय कुंडली की होगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली में शक्ति। अगर है ऐसा तब अब शक्ति का फार्मूला क्या होता है, T = VI। अब V वोल्टेज या विद्युत वाहक बल एक ही मतलब है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्राथमिक में शक्ति क्या होती है, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल EP × IP। VI होता है ना फार्मूला, तो कुंडली में हम लोग पढ़ चुके हैं T = VI, और यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा। प्राथमिक शक्ति कितनी हो गई, द्वितीय कुंडली में कितनी हो जाएगी, ES × IS। ये तो होगा। यहां से हम ES/EP की वैल्यू का निकालना चाहेंगे, ES/EP इधर जाएगा, इधर आ जाएगा, IP/IS। इसको क्वेश्चन डाल लीजिए 4 नंबर। अब जरा समीकरण 3 व 4 से क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दो। ES/EP को यहाँ लगाओ तो क्या बन जाएगा, से ES/EP = NS/NP, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा IP/IS। ये सब किसके बराबर होगा, R के, जिसको हम लोग कहते हैं परिणामान अनुपात। इस सूत्र से पता चल रहा है कि वोल्टेज का मान धारा के विद्युत समानुपाती है। अगर वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घट जाएगा, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है ना। जो हम लोग बात कर रहे थे शुरू में कि जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो धारा का मान घट जाता है, तो वो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर ES का मान अगर ज्यादा हो गया है, ES में अगर वोल्टेज अगर ज्यादा है, यानी मतलब ES का मतलब सेकेंडरी कॉइल में विद्युत वाहक बल, तो उसमें धारा का मान क्या होगा, वो घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला भी हमको याद रखना है, न्यूमेरिकल में सबसे मेन फार्मूला है। अब इस फार्मूला को याद रखें, बस सारे इसके न्यूमेरिकल हो जाते हैं। बस एक फार्मूला और बचता है हमको, ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला क्या है, इसको भी हम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया, उसके बाद ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको हम लोग ईटा से लिखते हैं। सिंबल होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता का, ये होता है निर्गत शक्ति बटे निष्क्रिय शक्ति।
into 100। ये फार्मूला होता है, इसको अब याद रखेंगे। अगर 100% अगर दक्षता है तो इसका मतलब निर्गत और निवेशी दोनों इक्वल होंगे तो 100% आ जाएगा। पर ऐसा आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर पॉसिबल नहीं। निर्गत वोल्टेज हमेशा या निर्गत शक्ति हमेशा कम हो जाती है जितनी हम लोग शक्ति इसको इनपुट में देते हैं। तो जब शक्ति कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी 100% नहीं रह पाती। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये फार्मूला भी याद रखेंगे। निर्गत शक्ति को अगर हम लिखना चाहें तो निर्गत इस प्रकार से लिख सकते हैं। निर्गत शक्ति का फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, ESIS अपॉन EP इंटू I इंटू 100, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब शक्ति का फार्मूला वो हमने लगा दिया है, P इक्वल टू VI, तो V की जगह यहाँ पर E का लिखा गया, विद्युत वाहक बल। ठीक, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें जो ऊर्जा का जो लॉस हो रहा है वो किन किन कारणों से होता है। ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए आगे, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां। कौन सी हानि हो जाती है ऊर्जा की जिससे उसकी दक्षता कम हो जाती है। तो नंबर 1 है भंवर धाराओं द्वारा। भंवर धाराओं द्वारा। दूसरा पॉइंट है हमारा फ्लक्स क्षरण यानी फ्लक्स लीकेज। तीसरा कारण है क्षैतिज हानि और चौथा कारण है तांबे के तारों द्वारा। तांबे के तारों इतनी हानियां होती हैं। भंवर धाराओं, जिसको हमने बता चुके, भंवर धाराओं का मतलब होता है कि ये अगर भंवर धारा उत्पन्न हो रही है तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बेकार जाती है और उसको कम किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है। इसी खत्म करने के लिए हम लोग कैसे क्रोड बनाते हैं, पटलित लौह क्रोड। तो पटलित लौह क्रोड बना करके भंवर धारा को कम कर सकते हैं लेकिन शून्य नहीं कर सकते। ठीक है ना। फ्लक्स क्षरण, फ्लक्स क्षरण द्वारा मतलब जो अभी हमने चित्र बनाया था कि ये ट्रांसफार्मर हमने बनाया, जो फ्लक्स यानी जो बल रेखा, इस प्रकार से समझ लें, जो मान लीजिए यहाँ पर एक कुंडली लपेटी हमने और एक कुंडली यहाँ लपेटी हुई है, तो करते हैं हम लोग ऐसे। तो जो बल रेखाएं यहाँ से चली इस वाले लूप से, वो जितनी बल रेखाएं चलती है जरूरी नहीं कि सब यहीं पर आ जाएं। वो जो इसके इधर किनारे वाली होंगी, हो सकता है वो यहाँ निकल जाए बाहर, इधर वाली उधर निकल जाएंगी। ठीक है ना। तो यानी फ्लक्स का क्षरण हो जाता है। जो चूंकि फ्लक्स बल रेखाएं हैं, भाई यहाँ वाली आ सकती है घूम करके इधर, यहाँ वाली आ सकती है, लेकिन जो इसके इधर उधर किनारे वाली वो तो बाहर चला जाएगा फ्लक्स। ठीक है ना। इस तरीके से ये जो बाहर चला जाता है, ये क्षरण रोकना संभव नहीं है। रोकने का प्रयास किया जाता है ये लौह क्रोड लगा करके, नर्म लोहे का लौह क्रोड लगाया इसीलिए आता है कि क्षरण कम से कम हो। क्योंकि जो नर्म लोहे का क्रोड होता है उसकी विशेषता होती है कि वो फ्लक्स रेखाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, यानी बाहर न जाने पाए, प्रयास करता है लेकिन 100% सफल नहीं हो पाता है ये प्रयोग। इस वजह से कुछ न कुछ क्षरण हो जाता है, उससे उसमें ऊष्मा की ऊर्जा की जो हानि है वो हो जाती है। शैथिल्य हानि, ये हम लोग शैथिल्य वक्र के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग कि जब चुंबकीय क्षेत्र ये जब इसमें जब हम इनपुट जब लगाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है।
तो जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कैसे होता है कि जब वाय जो वोल्टेज लगाया गया प्रतिवर्ती वोल्टेज, वो उसकी धारा चेंज होती है, पहले शून्य से अधिकतम, फिर अधिकतम से फिर शून्य, फिर शून्य से विपरीत दिशा में अधिकतम, फिर शून्य। तो इसका मतलब है कि पहले एक दिशा में चुंबकित होगा ये क्रोड, फिर दूसरी दिशा में चुंबकित होगा, फिर एक दिशा में चुंबकित होगा, फिर दूसरी दिशा में चुंबकित होगा। तो ये जो क्रिया होती है उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ये हम लोग शैथिल वक्र में पढ़ चुके हैं। तो इसके प्रयास में भी हम लोग ये नर लोहे का क्रोड लगाते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि शैथिल हानि अगर बचना है कि मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज तो होना ही है, क्योंकि इसके प्रतिरोध वोल्टेज का मान लगातार बदलता है। तो मैग्नेटाइज होगा, फिर डिमैग्नेटाइज होगा, यानी चुंबकित होगा, फिर भी चुंबकित होगा, फिर चुंबकित होगा, फिर भी चुंबकित होगा, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसको बचने का तरीका ये कि हम ऐसे क्रोड का यूज करेंगे जिसका जो शैथिल लूप है वो छोटा हो, शैथिल लूप का जो क्षेत्रफल है वो छोटा हो। तो मुझे कुछ याद आ रहा है किस टाइप बनाया गया था, कुछ ऐसा करके बना था ना, ऐसे करके इसको बनाया गया था इधर से, फिर यहाँ ऐसे। तो ये प्रयास किया जाता है ये जो एरिया है वो कम से कम हो, ऐसे क्रोड का यूज करेंगे तो शैथिल हानि को रोका जा सकता है। ठीक है। और दूसरा इसमें है तांबे के तारों द्वारा, तांबे के तार जो लपेटे जाते हैं कुंडली बनाने में, भाई उसका तो अपना प्रतिरोध होगा। तांबे के तार है तो क्या हो गया, उसका अपना प्रतिरोध होगा, धारा प्रवाह तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है ना। तो उसको रोकने का तरीका हमने बताया था कि एक में पतला एक मोटा तार लगा करके कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन 100% ये सफलता नहीं मिल पाती है। तो कुछ ऊष्मा जो है तारों में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न हो जाती है, जो ऊर्जा का लॉस कर देती है वो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर में ये ऊर्जा का क्षय होता है इन कारणों से, और उसको हम दूर करने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है ना। तो इसको नोट कर लें कि ट्रांसफार्मर हानियां कौन सी होती हैं और उसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें आंतरिक प्रश्न को हम लोग करते हैं, जिससे कुछ फार्मूले बनाए हम लोगों ने उसका कुछ यूज समझ में आ जाए। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक आंतरिक प्रश्न दिया जाए। क्वेश्चन हमारा है, एक अपचायी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। अपचायी ट्रांसफार्मर है तो ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो 2200 वोल्टेज है उससे 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। प्राथमिक कुंडली फेनों की संख्या है 5000, ट्रांसफार्मर की दक्षता है 90% तथा निर्गत शक्ति है 8 किलोवाट। तो कह रहा है गणना कीजिए द्वितीय कुंडली में फेनों की संख्या कितनी होगी, यानी NS हमको निकालना है और निवेशित शक्ति निकालना है कितनी। ठीक है। तो इसका सलूशन देखिए कैसे करेंगे। आप अपने मन से भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। इसमें जो दे रखा है उसको नोट कर लीजिए। इनपुट वोल्टेज दे रखा है, यानी इनपुट वोल्टेज का मतलब जो वोल्टेज या लिखें चाहे तो आग पर लिखें कि मतलब है P का मान है 2200 वोल्ट और ES इनपुट में तो लगाएंगे। जब चाहे ट्रांसफार्मर ज्यादा हो कम वाले उनको द्वितीय कुंडली प्राप्त होगा 220 वोल्ट। फेनों की संख्या है प्राथमिक कुंडली में NP 5000 और कह रहा है द्वितीय कुंडली फेनों की संख्या बतानी कितनी होगी। ठीक है ना। और इसकी दक्षता यानी ईटा का मान दे रखा है 90% और निर्गत शक्ति दे रखी है। निर्गत शक्ति बराबर है 8 किलोवाट। तो फर्स्ट पार्ट करना है, कह रहा है कि फेनों संख्या बताओ। तो हम पढ़ चुके हैं ES/EP = NS/NP। वैल्यू लगा दीजिए। ES का मान है 220/2200 इसकी वैल्यू हो गई। NS ये निकालना है और NP का मान है 5000। तो देखिए 1 0 से कट जाएगा 22 हम 220। तो NS का मान कितना हो जाएगा, NS का मान हो जाएगा
5000/10 यानी 500 एक ये आंसर हो गया। 500 फेरे होंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी करना है। तो सेकंड पार्ट करने के लिए इफिशियंसी का फार्मूला लगाओ जरा। फार्मूला होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति × 100। इसमें लगा दीजिए। थीटा का मान दे रखा है 90%। निर्गत शक्ति ये तो निकालना है हमको, बटे निवेशी शक्ति दे रखी है इसमें, सॉरी इसमें निर्गत शक्ति दे रखी है। निर्गत शक्ति दे रखी, निवेशी पूछ रहा है तो निर्गत शक्ति की जगह वैल्यू लगा दीजिए इसमें 8 किलोवाट और निवेशी हमको निकालना है। निवेशी शक्ति हमको निकालना है 100। तो निवेशी शक्ति बराबर कितना हो जाएगा? निवेशी शक्ति बराबर अंतर करो, इसके इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, नहीं 800/90 कट जाएगा, हो जाएगा 80/9 यानी कितना करेंगे 9×8 = 9×8 फिर 8 बचेंगे, 9×8 ऐसे आता है 8.89 ये लिख सकते हैं, इतने किलोवाट। ये आंसर हो जाएगा इसमें। और देखो निवेशी हमने 8.98 किलोवाट लगाया था और आउटपुट में वो कितनी मिली थी 8 किलोवाट, यानी 0.98 का लॉस हो गया इसमें, क्योंकि दक्षता इसकी 90% है। 100% होती है जितना इनपुट लगाते उतना आउटपुट मिलता। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो और बहुत सारे बुक में इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।